नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, यानी 10/10 सीरीज। तो हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। अभी तक हमने 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा है सेट नंबर 10। इसकी पीडीएफ और टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च कर सकते हो एसएससी हब। तब भी ना मिले तो सर्च करना @SSC Hub 7, इस नाम से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर और हम करेंगे 30-40 क्वेश्चनों का यहाँ पे निपटारा। 30-40 क्वेश्चन कैसे होंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीमेल में ईमेल की सॉर्टिंग से संबंधित गलत कथन है। तो आप जीमेल का उपयोग करते होंगे, आप सभी जिनके पास मोबाइल फ़ोन है उनके पास जीमेल ज़रूर होगी, क्योंकि बिना जीमेल के मोबाइल फ़ोन में ना तो यूट्यूब चलेगा, ना प्ले स्टोर चलेगा, ना कुछ चलेगा। तो जीमेल को सॉर्टिंग करने के लिए क्या क्या मेथड है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि जीमेल को एक व्यवस्थित क्रम में जमाना। तो ये आप पहला ऑप्शन देख सकते हो, सॉर्टिंग मेल में हमें अपना इनबॉक्स से अवांछित ईमेल हटा सकते हैं और मेलिंग से आसानी से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि इससे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब अवांछित मेल हटा दिया, यानी स्पैम मेल को हटा दिया जिससे इनकी आवश्यकता नहीं थी। ये इनसे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम अपने ईमेल एड्रेस का उपयोग किस लिए करते हैं, इसके आधार पर ईमेल को सॉर्ट करने के लिए विशिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राप्त संदेशों को देखकर प्रविष्टियां और पत्राचारों पर नज़र रखने में भी मदद मिल सकती है। यह भी बात बिल्कुल सही है, जो विशेष मानदंड होते हैं उन्हीं के अनुसार ईमेल को सॉर्ट किया जाता है। तीसरा है, हम ईमेल को विभिन्न कारकों के आधार पर सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे विषय, प्रेषक, आकार, संदेश आयु। यानी कि जो कौन भेज रहा है हमें उसे सॉर्टिंग कर देंगे, वहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है। किस सेंडर ने हमें ईमेल भेजी है या फिर किसका हमने नहीं चाहिए मेल, वो भी ऑप्शन होता है। किस एज आयु के मेल हमें आने ही चाहिए और इस आयु के बाद नहीं आने चाहिए, या इस आयु के बाद हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ये सभी विकल्प में तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं ईमेल सॉर्टिंग से लेकर। अब ये देखिए, ये जो चौथा विकल्प है आप यहाँ पे देख सकते हो, इस सॉर्टिंग मेल में हमें अपने इनबॉक्स में अवांछित ईमेल नहीं हटा सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। हम अपने अवांछित मेलों को हटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो अवांछित मेल है हमें हटाना है, तभी तो सॉर्टिंग हो पाएगी। तो जो इसका राइटिंग आंसर है ये है, यानी कि ये जो ऑप्शन बोल रहा है इससे हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शनों का उपयोग अन्य उपकरणों जैसे लैपटॉप या टैबलेट को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखो, इसका सबसे आसान उत्तर मैं आपको बता दूं, जो इन ऑप्शनों में नहीं है। जो मोबाइल अपने से इंटरनेट देता है उसे बोलते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कहा जाता है उसे। अब इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनमें हॉटस्पॉट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने हॉटस्पॉट में जाएंगे तो वहां पर थियरिंग जरूर लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। थियरिंग क्या होता है, हॉटस्पॉट ही को ही दूसरा नाम थियरिंग बोलते हैं। जब आप अपने मोबाइल को डाटा केबल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते हो, तब वहाँ से वायरलेस नहीं, वायर वाला क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है। वायर वाला हॉटस्पॉट कनेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, थियरिंग। तो इसका राइट आंसर है थियरिंग। आज से याद रखना कि हॉटस्पॉट तो वायरलेस है, जबकि जो थियरिंग है वो क्या है, एक डेटा केबल के द्वारा इंटरनेट शेयर किया जाता है। वाईफाई क्या है, वाईफाई से हम डेटा को प्राप्त करते हैं, देते नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। वाईफाई एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा डेटा प्राप्त किया जाता है। डायल अप क्या है, डायल अप है मतलब केबल के माध्यम से हमें मोबाइल फ़ोन की सुविधा देता है, केबल वाला डायल अप। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट आपने जितने भी आसमान में देखे होंगे, वो देखे नहीं, पढ़े होंगे या फिर कहीं पे भी सुना होगा, ये सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट, आर्यभट्ट सैटेलाइट है, स्टारलिंक की सैटेलाइट, ये सभी। और जो इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं वो अभी तक स्टारलिंक जैसी बड़ी कंपनियां ही केवल इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं। किसके माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। ये इंटरनेट तो उपलब्ध कराती हैं सैटेलाइट, लेकिन इनमें फ़ोन का कोई रोल नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थियरिंग।
थियरिंग मोबाइल से ही शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेस्ट कमांड क्या करता है। अब देखिए यहाँ पे पेस्ट दे रखा है तो मैं पेस्ट की शॉर्टकट की बता देता हूँ, Ctrl+V, ये इसकी शॉर्टकट की है पेस्ट की। पेस्ट क्या करता है, मान लो आपने सबसे पहले इसका क्या किया, चयनित ये शब्द है, इसको माउस से सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C, कॉपी की शॉर्टकट की है COPY, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C। कॉपी कर ले इसको। यदि पेस्ट करने का मतलब क्या है, इसको कॉपी करने के बाद कहीं भी चिपकाना है, चयनित यहाँ वापस से लिखना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे या फिर माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट क्या करता है, क्लिपबोर्ड की सामग्रियों को डॉक्यूमेंट में सम्मिलित करता है, क्लिपबोर्ड की सामग्रियों को हटा देता है, चयनित पाठ को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है, चयनित पाठ को हटा देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखो जो कॉपी करने का मतलब है क्लिपबोर्ड की सामग्री को हटा देता है, नहीं, हटाने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+X बटन का यूज करते हैं। चयनित पाठ को हटा देता है, गलत बात, हटाने के लिए भी Ctrl+X का यूज करते हैं। चयनित पाठ को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है, कॉपी करने के लिए ये एक विकल्प है Ctrl+C। क्लिपबोर्ड की सामग्री को डॉक्यूमेंट में सम्मिलित करता है, सम्मिलित करने का मतलब है पेस्ट करता है क्लिपबोर्ड की सामग्री। जब भी हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पे सेव होती है, क्लिपबोर्ड में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जब भी हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पे जाके सेव होती है, वो होती है क्लिपबोर्ड के अंदर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्लिपबोर्ड की सामग्री को डॉक्यूमेंट में सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में कौन सा फंक्शन संख्याओं की रेंज का औसत यानी एवरेज निकालता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं ही बता देता हूं, जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है वो है यहाँ पे AVERAGE, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, जबकि ये एवरेज AVG नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो इसका राइट आंसर होगा AVGE, यही इसका जो फॉर्मूला है वो राइट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप दो फॉर्मूला और देख सकते हो, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये MEAN, इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है MS एक्सेल में। जबकि ये MEDIAN, मेडिन का मतलब क्या होता है कि MS एक्सेल में जितने भी फंक्शन है उनका मीन निकालता है। मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब मैं क्या समझाऊं, हाँ, डेटा का मध्यमान निकालता है, मध्यमान, डेटा का यहाँ पे लिख देता हूं, डेटा का मध्यमान निकालता है, मध्यमान निकालता है। इन फंक्शनों को ध्यान रखना, ये कोई फंक्शन नहीं होता है MS एक्सेल में, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता है इसका, मीन भी कोई नहीं, एवरेज औसत निकालने के लिए एवरेज और डेटा का मध्यमान निकालने के लिए मीडियन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में कौन सा विकल्प पैराग्राफ के पाठ को बाईं या दाईं दोनों किनारों पर संरेखित करने की अनुमति देता है, जिससे दस्तावेज आकर्षक लगता है। अब ये क्या बोल रहा है कि दाएं और बाएं तरफ से संरेखित, संरेखित का मतलब बराबर हो, लीनियर फॉर्म में हो। अब ये देखिए, ये आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, ये यहाँ से बराबर था, फिर वापस से चालू किया, जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ से बराबर है, या आप राइट साइड लेफ्ट साइड देख पा रहे हो, यहाँ से बराबर है, जबकि यहाँ से बिल्कुल बराबर नहीं है। ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म किया, उसके बाद यहाँ पे खत्म किया, उसके बाद यहाँ पे खत्म किया। ये जो इसमें फॉर्मेट लगा हुआ है किसमें, क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है, लेफ्ट राइट, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है इसमें। MS वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होती हैं, लेफ्ट, राइट, यदि क्वेश्चन यहाँ से बराबर बराबर होता तो राइट होती। जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब है यहाँ से आप बराबर बराबर, दोनों साइड बिल्कुल बराबर चलेंगी, क्या, लेफ्ट और राइट साइड, तो इसे बोलते हैं जस्टिफाई। और एक अलाइनमेंट होती है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि किसी भी ओर से बराबर नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन बीच में से जरूर यहाँ पे बराबर होता है, यानी बीच में जरूर होगा, लेफ्ट राइट में बराबर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेंटर अलाइनमेंट होती है। तो ये क्या बोला, बाई और दाई दोनों तरफ से बराबर होगा, किसमें होगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MS वर्ड 365 में एक साथ कई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, ये आपके सामने है एक MS वर्ड। MS वर्ड में एक साथ कई डॉक्यूमेंट खोलने हैं तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट कुंजी दबा कर रखेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं उन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट्स खुलते जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर है, शिफ्ट पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में मौजूदा दस्तावेज को एक नए या अलग नाम से सहेजने के लिए कौन सा विकल्प काम में आता है? तो अब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनके बारे में बता देता हूँ। अभी प्रिंट के बारे में बताया, इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है Ctrl+P। कॉपी की पूछी जाती है Ctrl+C, कॉपी की शॉर्टकट की है। सेव की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। जबकि सेव एज है उसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+S। इसकी शॉर्टकट की है किसकी? सेव एज की। सेव एज की एक और शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की कम पूछी जाती है जबकि ये ज़्यादा पूछी जाती है। F12 है जो सेव एज की दूसरी शॉर्टकट की है। अब सेव एज और सेव में क्या अंतर है? ये लगभग 3-4 सेट में पीछे पूछा जा चुका है। आपने यदि अभी तक पिछले सेट नहीं लिए हैं तो ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, सेव एज क्या करता है, आपके पास में ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। आपने यहाँ पे 3 लाइन लिखी डॉक्यूमेंट की और आप क्या करना चाहते हो, 1 लाइन और ऐड करना चाहते हो। उसके बाद में क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है जहाँ पे पहले सेव था वैसे ही। तो क्या करेंगे, Ctrl+S का उपयोग करेंगे तो वहीं पे सेव हो जाएगा, बस उसमें 1 लाइन ऐड हो जाएगी। सेव एज क्या काम करता है, आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा और आपने 1 लाइन ऐड की। अब क्या करना चाहते हैं, इसको दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं दूसरे नाम से। वो तो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, अब दूसरी जगह पर दूसरे नाम से सेव करना है तो उसके लिए आप सेव एज का उपयोग करेंगे। तो समझ में आ गया, अलग नाम और अलग स्थान पर सहेजने के लिए सेव एज का उपयोग किया जाता है। ये दोनों शॉर्टकट की भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को इटैलिक में संशोधित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की क्या है? अब देखिए, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो Ctrl+I क्या है, इटैलिक की शॉर्टकट की। आप यहाँ पे इटैलिक यानी I तो Ctrl+I, ध्यान रखिएगा। Ctrl+U किसकी शॉर्टकट की है? अंडरलाइन की। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+U। तो अंडरलाइन क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, निम्नलिखित को, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+U दबाएंगे तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। इसको सेलेक्ट किया मैंने और माउस से सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे Ctrl+U दबाया तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन। Ctrl+O से क्या होता है, फाइल ओपन होती है। आप किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो Ctrl+O ओपन OPEN Ctrl+O का उपयोग करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आप B देखो, ये एक B है, मैंने B को सेलेक्ट किया और Ctrl+B दबाया, या फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है MS वर्ड में बोल्ड करके, तो B क्या होगा, B यहाँ पे गहरा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। गहरा बोल्ड का मतलब ये कुछ इस प्रकार से गहरा हो जाएगा। तो Ctrl+B के द्वारा बोल्ड किया जाता है, यानी गहरा किया जाता है हिंदी में बोले तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में कौन सा फाइल प्रकार एक कोमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन द्वारा पढ़ा जाता है? अभी देखिए, ये क्या है, कोमा डिलिमिटेशन टेक्स्ट फाइल बनाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो टेक्स्ट, एक उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। जब भी आपका रिजल्ट जारी होता है किसी भी एग्जाम का तो यहाँ पे लिखा होता है रोल नंबर, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा नीचे, किसी का 1 होगा, किसी का 2, 3, उदाहरण बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे नेम लिखा होता है या आपकी कैटेगरी लिखी होती है। नेम में किसी का नाम राहुल है, किसी का श्याम है, किसी का फारूक है, ऐसे करके नाम है। कैटेगरी में किसी की होगी SC होगी, OBC होगी, जर्नल होगी, ऐसे कैटेगरी होती है। और यहाँ पे जो कोमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल क्या बनाती है, इन सब की यहाँ पे टेबल बनी होती है। यदि आप यहाँ पे ऐसे टेबल बनी होती है, यदि आप
ये जो फाइल बता रहा है कौन सी, कोमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल का उपयोग करेंगे इसको सेव करने के लिए। तो यहाँ पे बताऊँ कैसे सेव होगा ये रोल नंबर कोमा नेम कोमा यहाँ पे कैटेगरी ऐसे करके सेव होगा। और यहाँ पे सारणी के रूप में सेव नहीं होगा, यहाँ पे कोमा लगा के सेव होगा हर फाइल। और यहाँ पे लिखा हुआ 1 कोमा राम कोमा SC ऐसे करके इस फाइल में सेव होगा। और जो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मैक और उसके बाद में यूनिक्स या लिनक्स में भी ये चलता है, ध्यान रखिएगा। तो जो कोमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल है उसे किसके रूप में सेव किया जाता है, CSV के रूप में सेव किया जाता है। यदि कभी पूछ ले CSV का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है कोमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, ये आपको ध्यान रखना है। जो DOCX है वो क्या है, वो किस में काम आता है, वर्ड में काम आता है। वर्ड की फाइल को सेव करने के लिए DOCX काम में आता है। जो PDF है उसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ध्यान रखिएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। जो XLSX फाइल है वो किस में काम आती है, एक्सेल फाइल के रूप में। जैसे ये सीट है, स्प्रेडशीट आपको दे रखी है यहाँ पे सारणी के रूप में, जो एक्सेल फाइल सेव करने के काम में आती है, जो XLX है। ध्यान रखिए, चारों का विकल्प बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास MS Excel 365 में एक वर्कशीट है जिसमें अलग अलग महीने की बिक्री डेटा है। आपको मई महीने में बिक्री के आंकड़े को अपडेट करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक प्रविष्टि में एक त्रुटि है। मई महीने के लिए बिक्री डेटा को संपादित करने के लिए कौन सा चरण पालन करेंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक एक्सेल सीट है आपके सामने, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। डेटा कौन सा डेटा, यहाँ पे बिक्री का डेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और एक और यहाँ पे बना लेता हूँ मई का डेटा लिखा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मई का डेटा है उसमें गलती है, यहाँ पे प्रारंभिक प्रविष्टि में यहाँ पे गलती है। यहाँ पे बोला है कि मई में एक बाइक कंपनी का डेटा है, मान लेते हैं। यहाँ पे मई में बाइक बिकी थी 52 और यहाँ पे लिखा गया है बाइक यहाँ पे 50 बिकी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको संपादित करेंगे। मई महीने में जो यहाँ पे 52 होने चाहिए थे, पहले 50 लिखे होते, पहले इस डाटा को सही करेंगे। सही करना मतलब संपादित करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी जो प्रविष्टि है वो करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो, अभी इसको पॉज करते हैं 1 मिनट, इसको हाँ ये डिलीट किया। अब सही आंसर आपको बताते हैं इन चारों में से कौन कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मई के बिक्री डेटा वाले सेल पर क्लिक करेंगे, संपादन मोड में प्रवेश करने के लिए F6 दबाएंगे और आवश्यकता परिवर्तन करेंगे, संपादित की पुष्टि के लिए एंटर दबाएंगे। ये जो बोल रहा है मई महीने की बिक्री वाले डेटा सेल पर क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल सही है। संपादन के लिए प्रवेश के लिए F6 दबाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। F6 का उपयोग नहीं किया जाता है एडिट करने के लिए। मैंने आपको बताया रीनेम और एडिट करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है, ना कि F6 का। दूसरा ऑप्शन है मई महीने के बिक्री वाले डेटा को संपादित करने के लिए यहाँ पे संपादन मोड में प्रवेश करने के लिए F2 दबाएंगे, ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेप भी सही है। दूसरा है आवश्यक परिवर्तन करेंगे। मैंने बताया जो आपने यहाँ पे डेटा भरा था पहले 50 था, उसको सही करेंगे, सही करने के लिए 52 लिख देंगे यहाँ पे, और संपादित की पुष्टि करने के लिए एंटर बटन दबा देंगे, ये बिल्कुल सही है। जो ये दूसरा ऑप्शन है ये सही बोल रहा है। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मई महीने की बिक्री वाले सेल पर क्लिक करेंगे, संपादन के लिए F7 प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत बोल दिया है। F7 का प्रयोग संपादन के लिए नहीं किया जाता है। F7 का उपयोग स्पेल चेक टूल के लिए किया जाता है। जो स्पेल चेक टूल है उसके लिए F7 जो फंक्शन की है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मई महीने की बिक्री वाले डेटा पर क्लिक करेंगे, सही बात है। दूसरी बात है संपादन मोड में प्रवेश करने के लिए F1 का काम करेंगे, गलत बात। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया जो F1 है, F1 किसके लिए काम आता है, हेल्प के लिए। F1 किसकी शॉर्टकट की है, हेल्प की शॉर्टकट की। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। सबसे पहले मई महीने के बिक्री वाले डाटा पर क्लिक करेंगे, संपादन मोड के लिए F2 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेंगे और पुष्टि के लिए एंटर बटन दबा देंगे। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया भैया आपको, ऐसा कोई भी नहीं दिखाएगा यूट्यूब पे। मुझे ऐसा टीचर भी नहीं मिला जो इतना प्रैक्टिकल करके
समझाया आपको। तो आज के लिए इतना ही, और ये सेट कंप्लीट कर दिया है। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।